एपिसोड 236 टू 240, चैप्टर 236, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का आर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का चीफ कांस्टेबल देवदत्त दिखने में बहुत ही साधारण इंसान था। एक ऐसा आम चेहरा जिसे भीड़ में पहचानना भी मुश्किल हो। आप कह सकते हैं कि वह हद से ज्यादा सीधा साधा था। हालांकि अगर उसकी वे आधी खुली आंखें खुल जाएं, तो उम्र के साथ धुंधली हो चुकी वे आंखें इतनी तेजी से चमक सकती थीं कि दूसरों की आंखों को चुंधिया दें। इस वक्त तारों की तरह चमकती देवदत्त की आंखें यश पर टिकी थीं। सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ चाहते हैं कि मार्विस ऑफ मार्शल पीस मुझसे असली डिस्गाइज भेष बदलना सीखें। तो फिर मार्विस ऑफ मार्शल पीस, कृपया पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। आपके हिसाब से डिस्गाइज का सबसे ऊंचा रेल्म क्या है? डिस्गाइज का सबसे ऊंचा रेल्म, यश ने सोचा, यही कि नकली और असली में फर्क करना नामुमकिन हो जाए, है ना? यश की समझ में वह डिस्गाइज जो नकली को असली जैसा बना दे, वही सबसे बेहतरीन होना चाहिए था। देवदत्त ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नकली को असली जैसा बनाना अपने मूल रूप में फिर भी नकली ही है। यह आम लोगों और यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स को भी धोखा दे सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी पारखी इंसान को चकमा नहीं दे सकता। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? कोई किसी पारखी इंसान को कैसे धोखा दे सकता है? यश ने पूछा। एक पारखी इंसान को धोखा देने का सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन, यश के दिमाग में सवालों का तूफान आ गया। जब बात डिस्गाइज की हो रही थी, तो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कोई चीज कैसे हो सकती थी? मुझे ध्यान से देखो। जैसे ही यश की नजरें उस पर टिकी, देवदत्त के चेहरे पर अचानक एक जादुई बदलाव हुआ। देवदत्त के होंठ जोर से फड़के और उसका नीचे की ओर झुका हुआ मुंह तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गया। उसकी भौं के कोने से अचानक मोती के आकार का एक उभार निकला। धीरे धीरे गोल घूमने के बाद उसका झुर्रियों वाला माथा पलक झपकते ही चिकना हो गया, और यहाँ तक कि उसकी झुकी हुई उल्टी भौहें भी एक हीरो जैसी तलवार के आकार की भौहों में बदल गईं। उसके गालों में हल्की सी हलचल हुई और लटकी हुई त्वचा तुरंत टाइट हो गई, जिससे उसके चेहरे से उम्र के सारे निशान मिट गए। उसकी गर्दन की ढीली त्वचा भी कस गई। यश की आंखों के ठीक सामने देवदत्त ने एक चांदनी सफेद लंबा चोगा पहन लिया और अपने बालों को हल्का सा बांध लिया। एक ही पल में कमर में लंबी तलवार, हाथ में फोल्डिंग फैन लिए और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान के साथ एक शानदार यंग मास्टर यश के सामने खड़ा था। कैसा लगा? जब मुस्कुराते हुए देवदत्त ने यश से पूछा, तो यश पूरी तरह से सन्न रह गया। विक्रांत से सीखी गई उसकी डिस्गाइज की तकनीक देवदत्त के सामने मिट्टी से खेलने जैसी थी। सच कहें तो ये मिट्टी से खेलने के बराबर भी नहीं थी। ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? यही था ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ही नहीं, मेरे पास यहाँ एक सीक्रेट लेगेसी बोन श्रिंकिंग तकनीक भी है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो ये एक दूसरे को और भी बेहतर बना देते हैं। देवदत्त की बात पूरी होने से पहले ही उसके शरीर के अंदर से अचानक हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगीं। यश देखता रह गया जब देवदत्त की लंबाई अचानक 3 इंच बढ़ गई। कुछ ही सांसों के बाद वह फिर से कई इंच छोटा हो गया। उस अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के साथ मिलकर अब एक देवता भी उसकी असलियत नहीं पहचान सकता था। डिवाइन स्किल, ये तो सच में एक डिवाइन स्किल है। यश लगातार तारीफ करता रहा। ये ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन पक्का डिस्गाइज का सबसे ऊंचा रेल्म होगा, है ना? यश को हैरान करते हुए देवदत्त ने सिर हिलाया। नहीं, ये ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक तो डिस्गाइज की महज एक शुरुआत है। इतनी जादुई ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक सिर्फ एक शुरुआत है। यश खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। डिस्गाइज भी एक बहुत गहरी विद्या है। ये सिर्फ अपनी शक्ल बदलने तक सीमित नहीं है। उसके शरीर के चारों ओर हड्डियों के चटकने की लगातार आवाजों और चेहरे पर कुछ हलचल के बाद देवदत्त वापस अपने उसी साधारण, बिना किसी खासियत वाले रूप में आ गया। लेकिन यश की नजरों में अब वह एक मास्टर लग रहा था। डिस्गाइज के दांव में शिखर तक पहुंचने के लिए शक्ल बदलना सबसे बुनियादी काम है। एक ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए जहां कोई भी इसके पार न देख सके, इंसान को कपड़े, आदतें, रीति रिवाज, लहजा, एक्सेंट, खानपान और पसंद जैसी सबसे जरूरी चीजों को मिलाकर एक पीक रेल्म तक पहुंचना होता है। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, मुझे शक है कि आप ये डिस्गाइज तकनीक इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप ब्लैक वाटर किंगडम से बाहर किसी सफर पर जाने की सोच रहे हैं। यहाँ आकर देवदत्त रुका और यश की ओर देखने लगा, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी संवेदनशील थीं। कोई बात नहीं। अच्छा है, तो मैं साफ साफ कहता हूँ, भले ही मार्विस ऑफ मार्शल पीस ये ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गाइज तकनीक सीख लें, लेकिन उनके मुंह से निकला एक भी शब्द उन्हें ब्लैक वाटर किंगडम के मूल निवासी के रूप में बेनकाब कर सकता है और फालतू का ध्यान खींच सकता है। क्या आप बोलने के लहजे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। साउदर्न बारबेरियन ट्राइब को छोड़ दें, तो मेरे ब्लैक ड्रैगन डोमेन के 5 देशों में कोई बहुत उलझी हुई बोलचाल नहीं है। लेकिन ब्लैक वाटर किंगडम, एल्यूसरी गॉड एम्पायर या स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर जैसे देशों का अपना एक अलग और खास लहजा है। मार्विस ऑफ मार्शल पीस जैसा एक हीरो जहां भी जाएगा, लोगों का ध्यान खींचेगा। अगर उसकी शक्ल बदल भी जाए, तब भी एक ब्लैक वाटर किंगडम का लहजा किसी भी पारखी इंसान का ध्यान जरूर खींचेगा।
बिल्कुल सही। यश के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। इससे पहले उसने सोचा था कि डिस्गाइज का दांव बहुत आसान है और उसे लगता था कि यह सिर्फ अपने चेहरे पर कुछ पोतने जैसा है। असल में ये पूरी तरह से अलग था। आवाज तो सिर्फ एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि मेरे ब्लैक वाटर किंगडम में मार्शल आर्टिस्ट्स के कपड़े ज्यादातर अंदर से काले होते हैं, जबकि इल्यूसरी गॉड एम्पायर के मार्शल आर्टिस्ट्स अंदर सफेद रंग पहनना पसंद करते हैं। एक और उदाहरण खान पान का है। मेरे ब्लैक वाटर किंगडम के मार्शल आर्टिस्ट्स ठंडे और कठोर इलाकों की वजह से राजकुमारों और रईसों से लेकर सड़क किनारे सामान बेचने वालों तक कटोरे में शराब पीना पसंद करते हैं। वहीं इल्यूसरी गॉड एम्पायर और स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के लोग सींग वाले कप पसंद करते हैं। और प्राचीन ग्वान किंगडम, जिसकी लेगेसी बहुत पुरानी है, ज्यू कप से पीना पसंद करता है। एक और उदाहरण रीति रिवाजों का है। मेरे ब्लैक वाटर किंगडम में इतिहास में कई आदमी जंग में मारे गए हैं, इसलिए महिलाएं भी आधी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। दावतों और शादियों में महिलाएं जहां चाहें बैठ सकती हैं और काफी सहज रहती हैं। लेकिन ग्वान किंगडम में महिलाओं का दर्जा बहुत नीचे है, यहां तक कि शाही रईस महिलाएं भी मेज पर नहीं बैठ सकती। एक बार जब देवदत्त ने बोलना शुरू किया तो वह थका ही नहीं और इतने बारीक डिटेल्स और भावों के साथ स्थानीय रीति रिवाजों और मानवीय भावनाओं पर चर्चा करने लगा कि यश बस हक्का बक्का रह गया। सबसे बुनियादी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गाइज तकनीक को लहजे, रीति रिवाजों, मानवीय भावनाओं और आदतों आदि के साथ मिलाना, यही सबसे टॉप टियर की डिस्गाइज तकनीक है। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, क्या मेरी डिस्गाइज तकनीक आपकी धर्माई को पसंद आई? देवदत्त ने मुस्कुराते हुए यश से पूछा। बिल्कुल, बिल्कुल। देवदत्त ने जो कुछ भी बताया वह सिर्फ डिस्गाइज नहीं था, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति में पूरी तरह से ढल जाना था। यश को लगा कि अगर वह सच में इसमें माहिर हो गया तो यहां तक कि डिवाइन थॉट का इस्तेमाल करके इंच दर इंच उसकी जांच करने वाला एक ताकतवर वेसल फोर्जिंग रेल्म का एक्सपर्ट भी कभी उसकी डिस्गाइज नहीं पकड़ पाएगा। कृपया मास्टर देवदत्त, मुझे रास्ता दिखाए। चूंकि वह इस सीक्रेट तकनीक को सीखना चाहता था, यश ने देवदत्त के सामने सिर झुका लिया। इससे पहले कि यश पूरी तरह से झुक पाता, देवदत्त ने उसे उठा लिया। मशहूर मार्विस ऑफ मार्शल पीस के मुंह से, मास्टर देवदत्त, सुनना, मेरी जिंदगी सच में पूरी हो गई। हा 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 हा। देवदत्त की जोरदार हंसी के बीच यश ने देवदत्त के घर पर छुपकर डिस्गाइज तकनीकों को कल्टीवेट करने के अपने दिन शुरू कर दिए। चाहे वह ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गाइज तकनीक हो या बोन श्रिंकिंग तकनीक, देवदत्त जब भी उन्हें दिखाता तो वह बहुत आसान लगते थे। लेकिन जब कोई सच में उन्हें कल्टीवेट करना शुरू करता, तभी उसे इसकी मुश्किल का अंदाजा होता था। ये दोनों चीजें सच में आम लोगों के सीखने लायक नहीं थी, इनके लिए कंट्रोल में बहुत ज्यादा सटीकता की जरूरत थी। किस्मत से यश के डिवाइन सोल कल्टीवेशन ने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी और वह आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिससे उसके लिए सीखना थोड़ा आसान हो गया। फिर भी यश को काफी तकलीफें झेलनी पड़ीं, जैसे अपनी भौहों को हिलाने वाली मांसपेशियों को उत्तेजित करने और ट्रेन करने के लिए उनके कोनों पर सुइयां चुभाना। इसके अलावा इस ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गाइज तकनीक में चेहरे के छोटे मेरिडियंस को खोलने का एक सीक्रेट लेगेसी तरीका भी था। चेहरे के छोटे मेरिडियंस बहुत नाजुक होते थे, थोड़ी सी भी लापरवाही से मेरिडियंस फट सकते थे, जिससे कल्टीवेशन बहुत धीमा हो जाता था। किस्मत से यश का डिवाइन सोल पावर बहुत स्ट्रांग था। कुछ ही दिनों में तरकीब समझ लेने के बाद उसने तेजी से तरक्की की। अलग अलग देशों के रीति रिवाज और आदतें आसान थीं, ये सिर्फ रट्टा मारने जैसा था। जैसे जैसे यश का डिवाइन सोल कल्टीवेशन बहुत बढ़ गया, उसकी याददाश्त भी बहुत तेज हो गई, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। सबसे बुरे सपने जैसा कल्टीवेशन अलग अलग देशों के लहजे और बोलियां सीखना था। यश को 10 साल से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल की जा रही बोलने की आदतों को बदलने के लिए मजबूर करना, और साथ ही कई अलग अलग बोलियों और यहां तक कि साउदर्न बारबेरियन ट्राइब की स्थानीय भाषा को भी सीखना, एक बेहद दर्दनाक काम था। ये कहना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का चीफ कांस्टेबल देवदत्त सच में एक असाधारण टैलेंट था। उसने डिस्गाइज के इस गुमनाम हुनर पर मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी। ये भी यश की खुशकिस्मती थी कि उसका डिवाइन सोल कल्टीवेशन ताकतवर था, वरना देवदत्त की सिखाई इन छिपी हुई सीक्रेट तकनीकों को सीखने में सच में कम से कम 1.5 साल का वक्त लग जाता। 20 दिन बाद ब्लैकवाटर रॉयल सिटी की सबसे बिजी सड़कों में से एक पर देवदत्त एक भीड़भाड़ वाली स्टीम्ड बन की दुकान के सामने बैठा धीरे धीरे चाय पी रहा था। सिर्फ उसकी झुकी हुई आंखों में कभी कभी चमक की एक झलक दिखाई देती थी। दुकानदार, 2 मीट बन पैक कर दो। नंगे कंधों और खुरदरे कपड़े पहने हुए एक आदमी, जो मजदूर लग रहा था, उसने भीड़ के किनारे से दर्जनों तांबे के सिक्के सौंप दिए। ठीक है, दुकानदार ने जोर से जवाब दिया, तेजी से 2 बड़े मीट बन लपेटे और उन्हें मजदूर को दे दिया। शुक्रिया। मजदूर ने मीट बन लिए और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह जाने वाला था, देवदत्त, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ा और मजदूर के कंधे पर थपकी दी। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, तुम फिर से पकड़े गए। वह खुरदरा मजदूर, जो अभी गंवारों जैसा बर्ताव कर रहा था,
ये सुनते ही अचानक उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। जैसे ही वे दोनों एक साथ अंदर के कमरे में गए, मजदूर का चेहरा कई बार बदला और यश की असली शक्ल सामने आ गई। मास्टर देवदत्त, इस बार मुझसे कहाँ गलती हुई? यश थोड़ा उदास दिख रहा था। ये देवदत्त द्वारा रखा गया ग्रेजुएशन टेस्ट था। देवदत्त ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में एक दुकान के सामने बैठा था, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। सुबह से रात तक अगर यश देवदत्त की नजरों में आए बिना इस दुकान से कुछ भी खरीदने में कामयाब हो जाता तो वह टेस्ट पास कर लेता। लेकिन सुबह से रात तक यश ने 6 बार कोशिश की थी और हर बार देवदत्त ने उसे भीड़ में पकड़ लिया था। ये बार सबसे अच्छी थी, जब वह मुड़कर जाने ही वाला था तभी पकड़ा गया। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, ज्यादा बोलने से गलतियां होती हैं। क्या आपने कभी किसी मजदूर को कुछ खरीदने के बाद किसी को शुक्रिया कहते देखा है? इसके अलावा इस बार आपकी डिस्गाइज अच्छी थी, लेकिन आपने गलत पहचान चुनी। डिस्गाइज का आज सबसे कम बदलावों के साथ सबसे बड़ा बदलाव लाने पर जोर देता है, और डिस्गाइज किए गए व्यक्ति का पेशा ऐसा होना चाहिए जिससे वह सबसे ज्यादा वाकिफ हो ताकि कमियों को कम किया जा सके। आप एक पुश्तैनी मार्विस होकर एक मजदूर का भेष बना रहे हैं, असल में आप में हर जगह कमियां ही कमियां हैं। बाकी बातें छोड़िए, आपको अपने जैसा साफ सुथरा और बिना पसीने की बदबू वाला मजदूर कहाँ मिलता है? आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया, मास्टर देवदत्त। चूंकि मैं टेस्ट में फेल हो गया, इसलिए मैं कल्टीवेट करना जारी रखूंगा। यश काफी निराश था। 20 दिनों से ज्यादा की कड़ी पढ़ाई के बाद भी वह ग्रेजुएट नहीं हो पाया था। हे, कोई जरूरत नहीं, मार्विस ऑफ मार्शल पीस, आपने सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। ग्रेजुएट। यश खुश दिख रहा था। हाँ, आपको जो कुछ भी सीखना था वह आप सीख चुके हैं। मैंने अपनी डिस्गाइज की सारी स्किल्स आपको बिना कुछ छिपाए सौंप दी हैं। बाकी आपको खुद ही छोटी छोटी चीज़ों से एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होगा और चीज़ों को समझना होगा। भले ही मैंने आपकी डिस्गाइज को पकड़ लिया, लेकिन इस दुनिया में कितने लोगों की नज़रें मेरी जैसी हैं। अपना आज सिखाने की कृपा के लिए यश मास्टर देवदत्त का शुक्रिया अदा करता है। इस बार भले ही देवदत्त ने उसे रोकने की कोशिश की, यश फिर भी देवदत्त के सामने झुक गया। सिर्फ इस डिस्गाइज तकनीक को सिखाने में देवदत्त की पूरी ईमानदारी के लिए वह यश के इस सम्मान का हकदार था। मास्टर देवदत्त, यह मेरा साइन किया हुआ कॉलिंग कार्ड है। अगर मास्टर देवदत्त को दिलचस्पी हो तो वे इस कार्ड को फर्स्ट प्रिंस के महल में ले जा सकते हैं, चाहे अपने लिए या अपने बच्चों और परिवार के लिए। मुझे यकीन है कि यह मास्टर देवदत्त को निराश नहीं करेगा। यह मेरी तरफ से आभार का एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे स्वीकार करें, मास्टर देवदत्त। ये कहते हुए यश ने कॉलिंग कार्ड नीचे रखा और वहां से चला गया। पीएस, इस किताब के पहले अलायंस लीडर को उनकी तरक्की पर बधाई। लंबे समय से पिग 3 को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। नीचे का मैदान डे प्लेन है और वह शानदार शहर डे पास होना चाहिए। एक बार जब हम डे पास को पार कर लेंगे तो हम स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। मैदान पर 20 के आसपास का एक मार्शल आर्टिस्ट घोड़े पर सवार होकर तेजी से दौड़ रहा था। उसके नीचे एक घोस्ट आइड जेडलान था, जो एक दिन में 3000 ली का सफर तय कर सकता था। उसके सिर के ऊपर एक हल्का ब्लैक क्लाउड उसे घेरे हुए था, जो घोस्ट आइड जेडलान के साथ साथ चल रहा था। अगर कोई एक्सपर्ट ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि ब्लैक क्लाउड के अंदर एक खूंखार अर्थ रैंक इंटरमीडिएट याओ बीस्ट, क्लाउड विंग टाइगर, छिपा हुआ था। लिटिल कैट के मौजूद होने के कारण नीचे दौड़ने वाला वह युवा मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से यश ही था। इस समय यश का चेहरा अभी भी चौकोर था, लेकिन उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था। उसकी पहले से उठी हुई तलवार जैसी भौहें अब सीधी हो गई थीं और उसके गाल कसे हुए थे, जिससे उसकी गाल की हड्डियां ऊंची दिखाई दे रही थीं। उसकी असली लंबाई भी 7 ची से घटकर 6 ची 7 चुन रह गई थी। बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उसका रूप पूरी तरह से अलग था। इस रूप के साथ यश के जानकारों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उसकी माँ मीनाक्षी वर्धन भी उसे पहचान नहीं पाती। देवदत्त को अलविदा कहने के बाद यश ने देवदत्त की सिखाई गई ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्गाइज आर्ट का इस्तेमाल करके ये बहुत ही साधारण लेकिन थोड़ा खूंखार रूप धारण किया और अपने सफर की शुरुआत की। वैसे तो सफर के लिए क्लाउड विंग टाइगर की सवारी करना सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन सेक्ट लीडर ने यश को चेतावनी दी थी कि लिटिल कैट उसकी सबसे बड़ी पहचान है और उसके लिए बेहतर होगा कि वह खुद को कम दिखाए। इसके अलावा पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के किसी मार्शल आर्टिस्ट का आसमान में अकेले उड़ना भी बहुत ध्यान खींचने वाला था। रास्ते में देवदत्त ने खुद भी इसके फर का रंग बदलने के लिए एक डाई तैयार की थी। वह एकदम सफेद लिटिल कैट अब एक राजसी काले बाग में बदल गई थी। नहीं, इसे एक काली बिल्ली कहना चाहिए। जैसे ही लिटिल कैट की रैंक ने अर्थ रैंक इंटरमीडिएट में ब्रेक थ्रू किया और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में 1 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद इसे अक्सर काव्यांजलि के स्टोन मैरो स्पिरिट लिक्विड से फायदा हुआ था। कियानकुन रुई सीक्रेट आर्ट, जो इसके आकार को कंट्रोल करती थी, ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। यह अब अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के आकार को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने में सक्षम था। अगर वह चाहे तो अपने पैर छोटे कर सकता था, या अगर चाहे तो अपना शरीर मोटा कर सकता था।
ये देखकर कि डे पास नजदीक आ रहा है, यश ने अपना हाथ हिलाया और लिटिल कैट, जो बादलों में छिपी थी और उन्हें कंट्रोल करके सफर कर रही थी, उड़कर यश की गोद में आ गई। ये सच में एक गोलमटोल काली बिल्ली थी, जिसकी लंबी पूंछ सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी। क्लाउड विंग टाइगर को और भी ज्यादा बिल्ली जैसा दिखाने के लिए यश ने जानबूझकर इस बिल्ली की पूंछ को कंट्रोल करके आकार दिया था। चलो, हम शहर में दाखिल हो रहे हैं। इस सफर के लिए यश की मंजिल इल्यूसरी गॉड एम्पायर थी। इल्यूसरी गॉड एम्पायर तक पहुंचने के लिए उसे पहले आधे स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर को पार करना था, फिर ग्वान किंगडम से होकर चक्कर लगाना था और उसके बाद वह इल्यूसरी गॉड एम्पायर पहुंच पाता। थोड़ा और आगे, दर्जनों ली तक फैला एक शानदार शहर यश की नजरों के सामने आया। असल में, डे प्लेन शुरू में एक अंतहीन मैदान था। हाल ही की सदियों में स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर धीरे धीरे मजबूत होता गया और ब्लैक वाटर किंगडम पर हमला करने के लिए अक्सर डे प्लेन से गहरी घुसपैठ करने लगा। बाद में, राष्ट्र की पूरी ताकत के साथ डे पास का निर्माण किया गया। डे प्लेन पर मौजूद डे पास ब्लैक वाटर किंगडम के 3 प्रमुख सीमावर्ती दर्रों में से एक था और यह ब्लैक वाटर के सबसे दुर्जय दर्रे के रूप में भी कुख्यात था। कहा जाता है कि डे पास के निर्माण के लिए मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सेक्ट एल्डर कई सालों तक यहां तैनात रहे थे। डे पास से लगभग 100 ली दक्षिण में बेचांग मिलिट्री टाउन था, जो स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर का एक सीमावर्ती सैन्य शहर था। क्योंकि डे पास का इलाका समतल था, जिससे हमला करना आसान और बचाव करना मुश्किल था, स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर और ब्लैक वाटर किंगडम के बीच 10 में से 9 बड़ी जंगें डे पास से ही शुरू होती थीं। दोनों देशों की सेनाएं इकट्ठा होने के कारण डे पास धीरे धीरे डे सिटी बन गया। उसके बाद एक सीमावर्ती किले के रूप में इसकी खास लोकेशन की वजह से स्मगलर वहां उमड़ पड़े। इसके अलावा डे पास की मरम्मत के लिए साल भर 1 लाख मजदूरों को भर्ती किया जाता था और बड़ी आबादी के कारण डे पास में एक अजीब सी समृद्धि आ गई, जो आधे ब्लैक वाटर रॉयल सिटी के बराबर थी। हालांकि जैसे ही यश डे सिटी में दाखिल हुआ, वह थोड़ा हैरान था। डे सिटी, जहां लोगों की भीड़भाड़ होनी चाहिए थी, वह सामान्य रूप से सुनसान थी। कुछ व्यापारियों को छोड़कर सड़कों पर बहुत कम लोग थे और शहर की दुकानें भी बहुत शांत थीं। इतना ही नहीं, डे सिटी, जहां पहले कड़ी सुरक्षा हुआ करती थी, वहां शहर का दरवाजा पूरी तरह से खुला था और शहर की दीवारों की रखवाली करने वाले बहुत कम सैनिक थे। इसकी हालत यश के होमटाउन मार्शल पीस कमांडरी जैसी लग रही थी। इस सन्नाटे के बावजूद, जैसे ही यश जैसा मार्शल फॉरेस्ट का एक्सपर्ट एक घोस्ट आइड जेड लान की सवारी करते हुए शहर में दाखिल हुआ, एक फुर्तीला भिखारी तुरंत आगे आया। माय लॉर्ड, सिर्फ 10 सिक्कों में आप जहां चाहें मैं आपको ले जा सकता हूं। चाहे वह बॉर्डर आर्मी कैंप हो, सबसे बड़ा मर्चेंट गिल्ड हो, या इस शहर का सबसे मशहूर वेश्यालय या सबसे बड़ा और बेहतरीन रेस्टोरेंट हो, मुझे सब पता है। नाक पहुंचते हुए एक दुबले पतले भिखारी ने घोस्ट आइड जेड लान से कुचले जाने का जोखिम उठाया और यश के घोड़े की लगाम पकड़ ली। सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, रास्ता दिखाओ। ठीक है, माय लॉर्ड, आपको जो कुछ भी करना या खरीदना हो, या अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई सवाल पूछना हो, तो बस पूछ लीजिएगा। डे सिटी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। मैं इनाम के तौर पर बस कुछ और सिक्कों की उम्मीद करता हूँ। 16 या 17 साल का वह युवा भिखारी यश द्वारा काम पर रखे जाने से बहुत खुश था। हे, तो तुम्हें सब पता है। फिर मुझे बताओ, डे सिटी इतनी सुनसान क्यों है? मैं सुना करता था कि शांति के दिनों में इसकी समृद्धि रॉयल सिटी के बराबर थी। यश ने यूं ही पूछ लिया। हे, माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही इंसान से पूछा है। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, मशहूर मार्विस ऑफ मार्शल पीस, क्या आप उन्हें जानते हैं? मार्विस ऑफ मार्शल पीस, मैं उन्हें जानता हूँ। यश ने मन ही मन सोचा, इस बात का मुझसे क्या लेना देना है। उसने सहमति में सिर हिलाया और फिर उस युवा भिखारी को आगे बोलने का इशारा किया। क्या आपको वॉर सोल ब्लड बैनर के बारे में पता है? यश हैरान रह गया, तुम एक युवा भिखारी होकर वॉर सोल ब्लड बैनर के बारे में जानते हो? मुझे नहीं पता कि अंदरूनी इलाकों के भिखारियों को वॉर सोल ब्लड बैनर के बारे में पता है या नहीं, लेकिन डे सिटी में हर कोई वॉर सोल ब्लड बैनर के बारे में जानता है। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले, जब स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के उन कछुए के बच्चों ने वॉर सोल ब्लड बैनर चुरा लिया था, तो डे सिटी को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। कहा जाता है कि मेरे माता पिता उन मजदूरों में से थे जिन्हें उस समय काम पर लगाया गया था और शहर की दीवारों की मरम्मत करते समय वे बहुत बुरी तरह मारे गए थे। यहाँ आकर उस युवा भिखारी की आंखें लाल हो गईं और वह अचानक रोने लगा। जिस बूढ़े भिखारी ने मुझे गोद लिया था, उसके मुताबिक, जब मेरे माता पिता की मौत हुई तब मैं सिर्फ 3 या 4 साल का था और मैं कई परिवारों के दिए हुए टुकड़ों को खाकर जिंदा रहा। काश अगर मार्विस ऑफ मार्शल पीस का जन्म 10 साल पहले हुआ होता, तो मेरी जिंदगी इतनी कड़वी नहीं होती। तुम्हारी इस कड़वी जिंदगी का मार्विस ऑफ मार्शल पीस से क्या लेना देना है? यश ने उलझन में पूछा। माय लॉर्ड, आपको नहीं पता।
जब से मार्विस ऑफ मार्शल पीस के वॉर सोल ब्लड बैनर को वापस लाने की खबर फैली है, बेचांग मिलिट्री टाउन में स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के वे कछुए के बच्चे अपने बिलों में छिप गए हैं, दिन रात किलाबंदी कर रहे हैं और यहाँ काफी शांति हो गई है। लगभग 2 महीने पहले मार्विस ऑफ मार्शल पीस के वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल करने की खबर फैलने के कुछ ही समय बाद स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के कछुए के बच्चों का एक दूत आया था। 1 महीने पहले रॉयल सिटी से एक शाही फरमान आया। इसमें आदेश दिया गया था कि जो 1 लाख मजदूर सालों से यहाँ काम कर रहे थे, उन्हें घर लौटने की इजाज़त दी जाए और अगले साल की भर्ती भी रद्द कर दी गई। इसके अलावा डे पास पर तैनात आधी बॉर्डर आर्मी को अपने रिश्तेदारों से मिलने घर जाने की छुट्टी दे दी गई। कुछ दिनों पहले यहाँ तक कि एक मजाक भी चल रहा था कि कुछ बॉर्डर के सैनिक घर लौटे जिन्होंने 3, 4 या 7-8 सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था और उनके बेटे बेटियों ने अपने पिताओं को नहीं पहचाना। यह एक मजाक था, लेकिन इसे सुनकर यश को थोड़ा दुख हुआ। माय लॉर्ड, आप ही बताए, अगर मार्विस ऑफ मार्शल पीस 10 साल पहले पैदा हुए होते और उन्होंने वॉर सोल ब्लड बैनर जल्दी वापस ले लिया होता, तो मेरे गुजरे हुए माता पिता अच्छे वक्त का फायदा उठाकर घर वापस भेज दिए जाते, है ना? अगर मेरे माता पिता अच्छे वक्त में घर भेज दिए गए होते, तो क्या मैं एक अनाथ भिखारी बनने से नहीं बच जाता? शायद अब तक मेरी एक बीवी भी होती। ये सुनकर यश का दिल अचानक दहल गया। सिर्फ इसी पल उसे कुछ हद तक समझ आया कि सेक्ट लीडर ने इतने भरोसे के साथ क्यों कहा था कि ब्लैक वाटर किंगडम अगले 2-3 सालों तक कोई जंग नहीं लड़ेगा। यश ने शुरू में सोचा था कि वह सोल ब्लड बैनर हाथ में आते ही ब्लैक वाटर किंगडम तुरंत जवाबी हमला कर देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पहले अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत होगी। ब्लैक वाटर किंगडम कमजोर था और सालों से लगातार चल रही जंग के कारण लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था। हालांकि ब्लैक वाटर किंगडम के ऊंचे अधिकारियों का इतना बड़ा फैसला लेने का संबंध कुछ दिनों पहले स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 5 सेक्ट एल्डर्स के मारे जाने से भी होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, वॉर सोल ब्लड बैनर हाथ में होने से स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर अगले 5 सालों के भीतर कोई भी बड़ा कदम उठाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि सेक्ट्स के बीच लड़ाई होना तय था। वैसे तुम अपने होमटाउन क्यों नहीं लौट जाते? यश ने पूछा। अपने होमटाउन लौट जाऊं? मेरा होमटाउन कहाँ है? जब मेरे माता पिता की मौत हुई थी, तब शायद मेरे होमटाउन में कुछ लोग बचे हों। मैं उस समय सिर्फ कुछ साल का था, तो मैं वापस कैसे जा सकता था? अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे होमटाउन के लोग शायद मर चुके होंगे। अगर मैं वापस भी गया तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए डे सिटी में ही अपनी जिंदगी गुजारना बेहतर है। लीजिए, 100 बैटल्स टावर, हम पहुंच गए। माय लॉर्ड, ये 100 बैटल्स टावर डे सिटी की एक पुरानी जगह है, इसे दशकों हो गए हैं। यहाँ की सबसे मशहूर डिश स्नो नाइट बो एंड सेबर है, आपको इसे जरूर चखना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, 100 बैटल्स टावर का एक वेटर आगे आया, उसने घोड़ा लिया और युवा भिखारी पहले से ही यश को खुश करने वाली मुस्कान दे रहा था, एक इनाम का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हारे पास वक्त हो तो कोई ढंग का काम ढूंढ लेना। ये कहते हुए यश ने एक भारी पैसों की थैली फेंकी और सीढ़ियां चढ़ने लगा। युवा भिखारी, जो तांबे के सिक्कों की उम्मीद कर रहा था, उसने थैली खोली और सन्न रह गया। उसके अंदर कम से कम 10-10 तोले चांदी की 5 सिल्लियां थीं। इस चांदी से वह यकीनन कोई अच्छा सा छोटा बिजनेस शुरू कर सकता था। युवा भिखारी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सीढ़ियां चढ़ रहे यश के सामने सिर झुकाने लगा। इनाम के लिए शुक्रिया, माय लॉर्ड, इनाम के लिए शुक्रिया। माय लॉर्ड एक बहुत ही महान और अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल मार्विस ऑफ मार्शल पीस की तरह। मैं आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। यश ने ये सुना और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में कई दुखी लोग थे और वह बस यही कर सकता था कि जब भी कोई मिले, उसकी मदद कर दे। 100 बैटल्स टावर में दाखिल होने पर वहां के दुकानदार का कल्टीवेशन भी बुरा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसने ट्रू एसेंस रेलम फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने यश के आसपास के असाधारण ऑरा को महसूस कर लिया था और तुरंत बहुत सावधानी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। दुकानदार, तुम्हारे पास जो भी स्वादिष्ट खाना हो, ले आओ। ओह, और मैंने सुना है कि यहाँ स्नो नाइट बो एंड सेबर नाम की एक डिश मिलती है, उसे परोसना मत भूलना। कई दिनों की यात्रा के बाद यश भी अपनी भूख को ठीक से मिटाना चाहता था। ठीक है माय लॉर्ड, क्या आप यहीं रुक रहे हैं? यश ने अपना सिर हिलाया, लेकिन दुकानदार थोड़ा परेशान दिखा और कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, मेरे सम्मानित मेहमान, कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए एक गेस्ट रूम खोल दूं, आप आराम से नहा लें और हम खाना आपके कमरे में भिजवा देंगे, आपको कैसा लगा? ये ठीक है, लेकिन दुकानदार, मैं देख रहा हूं कि आज आपकी दुकान में ज्यादा मेहमान नहीं हैं, है ना? यश थोड़ा उलझन में दिख रहा था। मेरे सम्मानित मेहमान, आपको नहीं पता, वह महान हीरो जिसने वॉर सोल ब्लड बैनर हासिल किया था, मशहूर मार्विस ऑफ मार्शल पीस, आज डे पास से गुजर रहे हैं।
डे पास के बॉर्डर आर्मी कमांडर जियांगहू के हीरो और कई अमीर व्यापारी मार्विस ऑफ मार्शल पीस के लिए एक स्वागत दावत आयोजित करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही हमारी इस छोटी सी जगह को बुक कर लिया था। बाकी मेहमान सिर्फ गेस्ट रूम में ही ठहर सकते हैं, इस रेस्टोरेंट को खाली रखना होगा। दुकानदार ने सावधानी भरी, खुश करने वाली मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर यश पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने किसी को भी आज डे पास से गुजरने के अपने प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया था, है ना? कोई उसके लिए स्वागत दावत कैसे आयोजित कर सकता था? और वह भी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले खुद यश को भी नहीं पता था कि वह आज डे पास पहुंच पाएगा या नहीं। यह अजीब है, यहाँ क्या चल रहा है? अचानक 100 बैटल्स टावर के सामने घोड़ों के खुरों की जोरदार आवाज गूंज उठी। एक अमीर कपड़े पहने हुए युवा अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा घुड़सवारों को लेकर सड़क से बवंडर की तरह आया। कवच पहने एक घुड़सवार ने एक बड़ा बैनर पकड़ रखा था, जिस पर मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश लिखा था। उसी समय नीचे कई आंगनों से 100 से ज्यादा लोग बाहर की तरफ दौड़े, उस अमीर कपड़े पहने घुड़सवार की तरफ जा रहे थे। मेरे सम्मानित मेहमान मार्विस ऑफ मार्शल पीस पहुंच गए हैं। कृपया हम पर एहसान करें और या तो कहीं और खा लें या फिर गेस्ट रूम से ही काम चला लें। ये देखकर दुकानदार तुरंत घबरा गया। दूसरी तरफ यश उदास था। तो यह एक ढोंगी था। कोई उसका रूप धरकर लोगों को ठग रहा था और यह एक पूरी टीम का काम था। यश तुरंत आग बबूला हो गया और उस ढोंगी से निपटने के लिए लगभग नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद यश ने अपने गुस्से को दबा लिया और ये देखने का फैसला किया कि यह ढोंगी उसके नाम का इस्तेमाल करके क्या करना चाहता है। दुकानदार से कुछ बहाने बनाने के बाद यश भी जल्दी से मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश का स्वागत करने वाली भीड़ में शामिल हो गया। अपने घोड़े पर ऊंचाई पर बैठे लगातार हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे उस ढोंगी को देखकर यश को अचानक हंसी आने लगी। अगर इस ढोंगी को पता चल जाता कि असली मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश ठीक उसके सामने खड़ा है, तो उसका रिएक्शन कैसा होता? ख्यालों को किनारे रखकर यश का भेष धरे उस आदमी में सच में कुछ काबिलियत तो थी। उसके शरीर से पीक स्पिरिट गाइडिंग रेलम का ऑरा हल्का हल्का निकल रहा था। उसने शानदार कपड़े पहने थे और उसके साथ एक बड़ा काफिला था। उसके हर इशारे में एक शाही अंदाज था और पहली नज़र में वह असली यश से भी ज्यादा असली लग रहा था। सबसे बड़ी बात, अलग अलग रुतबे वाले लोगों से बात करते समय उसके जवाब बहुत ही सधे हुए थे। ये सारी चीज़ें काफ़ी यकीन दिलाने वाली थीं। लेकिन जब लोगों का एक और ग्रुप मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा, तो यश सन्न रह गया। इस ढोंगी के इरादे बहुत बड़े थे। उसने डे पास के बॉर्डर आर्मी कमांडर ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह को भी चौंका दिया था। इस वक्त ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह 1 दर्जन सैन्य जनरलों की अगुवाई करते हुए लंबे डग भरते हुए आगे आए और उनकी जोरदार हंसी दूर से ही सुनी जा सकती थी। हा 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 हा, मार्विस ऑफ मार्शल पीस सच में एक कमाल के टैलेंट वाले इंसान हैं, इंसानों के बीच एक ड्रैगन। ये बूढ़ा आदमी डे पास के 10 लाख सैनिकों और नागरिकों की तरफ से वॉर सोल ब्लड बैनर को वापस लाने के लिए मार्विस ऑफ मार्शल पीस का शुक्रिया अदा करता है, जिससे सभी लोगों का भला हुआ है। आपने इस बूढ़े आदमी के अधीन काम करने वाले भाइयों और उन नागरिकों को जिन्होंने सालों तक यहाँ पसीना बहाया है, सांस लेने का एक मौका दिया है। ये कहते हुए ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह ने सच में 1 दर्जन अनुभवी जनरलों के साथ यश का भेष धरे उस युवा के सामने सिर झुका लिया। यश फिर से सन्न रह गया। ये सम्मान कबूल करने के लिए बहुत बड़ा था। किस्मत से यश का भेष धरा वह युवा भी चालाक था। वह जल्दी से घोड़े से उतरा और इससे पहले कि पुराने जनरलों का ग्रुप पूरी तरह से झुक पाता, उसने उन्हें उठा लिया और यश से भी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। अरे रहने दीजिए, आइए आइए। जल्द ही ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह नकली यश के साथ बाहों में बाहें डाले 100 बैटल्स टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पुराने जनरलों के ग्रुप के ऊपर जाने के बाद वे जियांगहू हीरो भी उनके पीछे पीछे चले गए। यश भी इन जियांगहू हीरोज के साथ मिल गया और 100 बैटल्स टावर के ऊपर चला गया। डे पास सालों से लगातार जंग में उलझा हुआ था और जंग में मदद करने के लिए यहाँ आने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स कभी हमलावर सेना को रोकने वाली मुख्य ताकत हुआ करते थे। अगर कोई सैन्य खूबियों की बात करे तो इन जियांगहू हीरोज को एक शाही खिताब दिया जा सकता था या फिर वे बहुत आसानी से एक कमांडर बन सकते थे। खासकर डे पास में इन मार्शल आर्टिस्ट्स का रुतबा काफी ऊंचा था। जंग के दौरान दुश्मनों को मारने और इनाम कमाने के अलावा वे अचानक किए जाने वाले हमलों में सेना के साथ सहयोग भी कर सकते थे। इसलिए यहाँ मार्शल आर्टिस्ट्स का जनरलों के साथ घुलना मिलना बहुत आम बात थी। कुछ ही समय में 100 बैटल्स टावर, जिसमें लगभग 100 लोगों के बैठने की जगह थी, पूरी तरह से भर गया। जिनका कल्टीवेशन कम था या जिनका रुतबा काफी नहीं था, उन्हें नीचे ही रोक दिया गया। यश का भेष धरा युवा मेन टेबल पर बैठा था, जिसके साथ ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह, कई पुराने जनरल और डे पास के स्वॉर्ड एक्सटर्मिनेटिंग अलायंस के अलायंस लीडर हर्षवर्धन बैठे थे।
इससे पहले कि खाना और ड्रिंक्स परोसे जाते, चापलूसी की बाढ़ सी आ गई। कुछ चापलूसी भरी बातें सुनकर खुद यश भी शर्मा गया, लेकिन यश का भेष धरे उस युवा ने बड़े मजे से उन्हें सुना। दावत के दौरान लोग एक के बाद एक नकली यश को टोस्ट करने, जाम टकराने आए, और उस ढोंगी ने हर ड्रिंक को कबूल किया और हीरो की तरह बाउल के बाद बाउल खाली करता गया। यश को कोई जल्दी नहीं थी, वह धीरे धीरे अपनी बेहतरीन शराब पी रहा था, मेन इवेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वह सिर्फ चापलूसी सुनने के लिए यश के नाम का इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही असली मकसद सामने आ गया। जनरल कुणाल, जिनके चेहरे पर चाकू का निशान था, नकली यश के साथ जाम टकराने के बाद नशे में होने का बहाना करके सार्वजनिक रूप से एक स्टोरेज ब्रेसलेट पेश किया। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, आप क्राउन प्रिंस के चहेते हैं। अब जबकि महामहिम बूढ़े हो रहे हैं, आधे से ज्यादा राज्य के काम क्राउन प्रिंस ही संभालते हैं। ये जनरल घुमा फिरा कर बात नहीं करेगा। इस जनरल ने 13 सालों तक डे पास की रखवाली की है। इन 13 सालों में इस जनरल ने सैकड़ों छोटी बड़ी जंगें देखी हैं, और मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो साबित बचा हो। ये तो कुछ भी नहीं है, यह मेरा फर्ज है। लेकिन ये जनरल अब बस मार्विस ऑफ मार्शल पीस से यही चाहता है कि वे क्राउन प्रिंस से बात करें और इस जनरल का ट्रांसफर डे पास से दूर करवा दें। ऐसा नहीं है कि इस जनरल के दिल में देशभक्ति की कमी है। मैं यहाँ 13 सालों से हूँ। जब ये जनरल यहाँ आया था तो मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था, और अब मेरा पोता दौड़ने लगा है, लेकिन ये जनरल तो लगभग भूल ही गया है कि मेरा बेटा कैसा दिखता है। मैं मार्विस ऑफ मार्शल पीस से मेरी यह गुजारिश पूरी करने की विनती करता हूँ। ये कहते हुए जनरल यश का भेष धरे उस युवा के सामने एक घुटने के बल बैठ गया। चूंकि थर्ड प्रिंस सूर्यवीर को यश ने मार दिया था, इसलिए गद्दी के वारिस को लेकर अब कोई सस्पेंस नहीं बचा था। कुछ समय पहले ही फर्स्ट प्रिंस देवव्रत ब्लैक वाटर किंगडम के क्राउन प्रिंस बन गए थे। काश, डे पास सच में एक बहुत मुश्किल जगह है। कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता। लेकिन परिवार और इंसानी जज्बात दोनों को ध्यान में रखते हुए 13 सालों के बाद अब बदलाव का वक्त आ गया है। यह मार्विस पक्के तौर पर वापस लौटने पर जनरल की इच्छा पूरी करेगा। एक ही बार में बात मान लेने के बाद नकली यश ने बहुत कैजुअली जनरल द्वारा दिए गए स्टोरेज रिंग को अपनी जेब में रख लिया। वह सच में मेरे नाम का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठ रहा है। यश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, नकली यश अचानक फिर से बोला। यश को जनरल कुणाल की गुजारिश मानते देखकर वहां मौजूद बाकी सभी जनरलों में हलचल मच गई। एक बात तो सच थी, डे पास सच में एक बहुत मुश्किल जगह थी, और कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता था। यहाँ शिफ्ट बदलना भी बहुत मुश्किल था, और कई जनरलों ने दशकों तक इसकी रखवाली की थी। इसके अलावा यहाँ बहुत खतरा था, और जनरल अपने परिवारों को यहाँ लाने की हिम्मत नहीं करते थे, खासकर बुजुर्गों को। उनकी जिंदगी तो और भी मुश्किल थी। इस घटना के साथ वे जनरल जो जाने की सोच रहे थे, सबने अपने शराब के बाउल उठा लिए। हर किसी के हाथ में अपनी पहले से तैयार की गई स्टोरेज रिंग्स से भारी भरकम तोहफे थे, और वे नकली यश से मदद मांगने का इरादा कर रहे थे। जनरल्स, कृपया ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। आप जनरल्स देश के लिए राष्ट्रीय द्वार की रखवाली करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। सच में अब शिफ्ट बदलने का वक्त आ गया है। कृपया अपनी स्थिति एक मेमोरियल में लिखें और उसे क्राउन प्रिंस को सौंप दें, उन्हें ठीक से हैंडल किया जाएगा। जैसे ही वह बोला, यश का भेष धरे उस युवा ने दौलत इकट्ठी करने के मौके का फायदा नहीं उठाया, जिसने यश को थोड़ा हैरान कर दिया। जनरलों को शांत करने के बाद यश का भेष धरे उस युवा ने अचानक अपने शराब का बाउल नीचे रखा और बोला, यह मार्विस आप सबसे कुछ नहीं छिपाएगा। यह मार्विस आज यहाँ एक बहुत जरूरी काम निपटाने आया है। कमांडर जोरावर, क्या डे पास का ब्लैक ड्रैगन डोमेन स्पिरिट मैप अभी भी पूरा है? जैसे ही नकली यश ने ये शब्द कहे, वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। यहाँ तक कि डे पास के कमांडर ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह भी पल भर के लिए सन्न रह गए। किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इलाके का स्पिरिट मैप बहुत ज़रूरी था। मार्शल आर्टिस्ट्स, जेड टेलिस्मैन और डिवाइन सोल्स के होने के कारण मिलिट्री मैप्स अब वो बहुत ही आम कागज़ वाले मैप नहीं रह गए थे। मिलिट्री के इलाके के स्पिरिट मैप एक खास तरह के मैप होते थे, जिन्हें स्पिरिट गाइडिंग रेल्म या यहाँ तक कि टेलिस्मैन बनाने में माहिर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स बनाते थे, जो पहाड़ों, नदियों, झीलों और समुद्रों के पार सफ़र करते थे और ऊंचाई से जो कुछ भी देखते थे उसे जेड टेलिस्मैन में रिकॉर्ड कर लेते थे। कहा जाता है कि कुछ दुश्मन देशों के मैप्स के लिए मैप बनाने और खींचने के लिए सोलसी रेल्म के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता था। भले ही नंगी आंखों से देखने में हमेशा कुछ फर्क होता है, लेकिन इस तरह के मैप अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड होते हैं, आम लोगों के बीच बढ़ने वाले मैप से अनगिनत गुना ज्यादा सटीक। यह एक मिलिट्री एम्पायर में सबसे पहली प्राथमिकता होती है, इसे एक मिलिट्री सीक्रेट कहना भी कम होगा। एक टॉप लेवल के शाही रुतबे के बिना कोई भी पूरा इलाके का स्पिरिट मैप नहीं देख सकता। हालांकि यश के लेवल पर वह ऐसे मैप्स देखने के लायक था। उदाहरण के लिए, यश के पास अभी सेक्ट लीडर द्वारा दिया गया ब्लैक ड्रैगन डोमेन का एक मिलिट्री स्पिरिट मैप था, जो बहुत ही साफ था।
खासकर ब्लैक वाटर किंगडम के अंदर का मैप, जहां कुछ पेड़ थे, वह भी साफ साफ रिकॉर्ड किया गया था। जाहिर है, ब्लैक वाटर किंगडम के बाहर के बाकी कुछ देशों के मैप काफी सामान्य थे। ऊंचाई से नंगी आंखों से खींचना सिर्फ एक अंदाजा होता था, लेकिन कदमों से नापे गए मैप्स की तुलना में यह अंदाजा भी 10 गुना से ज्यादा सटीक था। कमांडर जोरावर, जब मैं यहां पहुंचा तो इस मार्विस को एक जरूरी मिलिट्री जानकारी मिली, इसलिए मुझे ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह की हिचकिचाहट को देखकर नकली यश ने जल्दी से समझाया। जरूरी मिलिट्री जानकारी? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के वे कछुए के पोते कोई चाल चल रहे हैं? ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और वह तुरंत खड़े हो गए। डे पास के आसपास का 1000 ली का इलाका बिल्कुल पूरा है, बाकी जगहें, खासकर स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर और इल्यूसरी गॉड एम्पायर, सिर्फ अंदाजे पर आधारित हैं। इतना काफी है, रास्ता दिखाओ। यश का भेष धरे उस युवा ने ऐसे लहजे में आदेश दिया जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था, और बहुत ही जल्दबाजी में खड़ा हो गया। इस ऑरा से डरकर ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया और रास्ता दिखाने ही वाले थे। कमीने, न सिर्फ यह मेरे नाम का इस्तेमाल करके पैसे ऐंठता है, बल्कि यह बड़े मिलिट्री मामलों में दखल देने की भी हिम्मत करता है। इसे सच में नहीं पता कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, यश के चेहरे की डिस्गाइज तकनीक तुरंत गायब हो गई और उसके जोड़ चटकने लगे और पलक झपकते ही उसका असली रूप वापस आ गया। रुक जाओ। आगे बढ़ते हुए यश ने तुरंत उस युवा को रोक दिया जो यश का भेष धरकर मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप देखने के लिए मिलिट्री कैंप जाने वाला था। तुम कौन हो? ये बदतमीज पागल कहां से आ गया? संभल कर। गुस्से से भरी आवाजें एक के बाद एक आने लगीं। जब यश का भेष धरे उस युवा ने यश का चेहरा साफ साफ देखा तो उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी और उसने जल्दी से यश की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, कातिल, इसे मार डालो। स्विश। एक पर्पल जेड टेलिस्मैन ऑर्डर अचानक ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह के सामने फैल गया। ड्यूक ऑफ मिंग, इसे देखिए। जैसे ही ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह ने जेड टेलिस्मैन को साफ साफ देखा, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, आप हैं। सच कहा जाए तो एक के बाद एक दो मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश के सामने आ जाने से ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालांकि यश का भेष धरा युवा घबरा गया, उसने यश की तरफ इशारा किया और गुस्से से दहाड़ा, सैनिकों, इस आदमी ने मार्विस ऑफ मार्शल पीस का टेलिस्मैन मैसेज चोरी छिपे बनाने की हिम्मत की है। इस कमीने को मार डालो। ड्यूक ऑफ मिंग, क्या आप एम्पायर के ड्यूक और मार्विस के पर्पल टेलिस्मैन की असलियत भी नहीं जांच सकते? यश की आवाज भी उसी समय गूंज उठी। ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह सन रह गए। उन्होंने अपने हथेली की शक्ति का इस्तेमाल किया और एक सीक्रेट तकनीक की ऊर्जा के विस्फोट के साथ वह पर्पल टेलिस्मैन तुरंत चमकने लगा। उस पर्पल टेलिस्मैन से मार्विस ऑफ मार्शल पीस यश शब्द अचानक प्रोजेक्ट होने लगे। कमीने, तुम्हारी इस बुरे आदमी को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह उस नकली युवा पर दहाड़े। लगभग उसी समय सीढ़ियों की रखवाली कर रहे 4 अटेंडेंट्स यश की तरफ दौड़े और यहां तक कि यश का भेष धरे उस युवा ने भी अपनी लंबी तलवार निकाली और यश पर झपटा मारा। इस आदमी के पास सच में कल्टीवेशन था, लेट स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का कल्टीवेशन, जो बुरा नहीं था, लेकिन आज के यश के सामने ये कुछ भी नहीं था। स्वॉर्ड ऑरा बिजली की तरह चमकी और चारों अटेंडेंट्स की चीखें लगभग एक साथ गूंज उठीं। उसी समय यश ने अपनी तलवार सीधे घुसेड़ दी और अचानक उसकी तलवार से एक स्वॉर्ड ऑरा निकली जो सीधे ढोंगी द्वारा चलाई गई स्वॉर्ड ऑरा से टकरा गई। पफ। यश की स्वॉर्ड ऑरा ने बांस को चीरने की तरह ढोंगी की स्वॉर्ड ऑरा को सीधे चकनाचूर कर दिया और यहां तक कि उस युवा की लंबी तलवार के भी 4 टुकड़े हो गए। स्वॉर्ड ऑरा एक जहरीले सांप की तरह यश का भेष धरे उस युवा के माथे की तरफ तेजी से बढ़ी। यश का भेष धरे उस युवा को महसूस हुआ कि उसकी रूह कांप गई है। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। रहम, मार्विस ऑफ मार्शल पीस, रहम। इस नाचीज के पास आपको देने के लिए एक बहुत ही नायाब खजाना है, मार्विस ऑफ मार्शल पीस, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यश की स्वॉर्ड ऑरा अचानक उस युवा के माथे के सामने मडराने लगी। खून की एक बूंद धीरे धीरे टपक रही थी, जबकि वह युवा दहशत में चिल्लाता रहा। पीएस, आज एक अपडेट मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूं, नेशनल हॉलिडे के दौरान पिग 3 अपनी पत्नी और बेटी को घुमाने ले जाने का प्लान बना रहा है, उनके साथ वक्त बिताने के लिए। इन दिनों बाहर रहने पर पिग 3 सिर्फ एक अपडेट ही दे पाएगा, कृपया मुझे बर्दाश्त करें भाइयों। लगभग आधा साल हो गया है और पिग 3 सच में कहीं बाहर नहीं गया है। मेरी बेटी बार बार पूछती है कि पापा उसे घुमाने कब ले जाएंगे। नेशनल हॉलिडे के दौरान मेरी पत्नी और बेटी दोनों की छुट्टी है, इसलिए बाहर जाने का यह एक अच्छा मौका है। कृपया मुझे बर्दाश्त करें भाइयों। एक नायाब खजाना। यश के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसका पैर एक परछाई की तरह धुंधला हो गया, बिजली की तरह बार बार बाहर की ओर लात मार रहा था,
पलक झपकते ही उस ढोंगी के जोड़ उखाड़ दिए, उसके डेंटियन को सील कर दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। असल में यश ने उसकी जान किसी नायाब खजाने की वजह से नहीं बख्शी थी। मुख्य वजह यह थी कि यश ये जानना चाहता था कि इस कमीने ने उसका रूप धरकर कितने बुरे काम किए हैं। दोस्तों, मैं यश मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का एक डिसाइपल हूं, जो शायद ही कभी जियांगहू में घूमता है, जिसका फायदा उठाकर इस कमीने ने मेरा रूप धरा और दूसरों को धोखा दिया। मैं माफी मांगता हूं। मैं यश यहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगता हूं। आज चूंकि आप सभी यहाँ हैं, मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि यश की तरफ से मेरे जियांगहू साथियों तक एक मैसेज पहुंचा दें। मार्विस ऑफ मार्शल पीस के पद से ज्यादा मेरी सबसे बुनियादी पहचान अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के एक डिसाइपल की है। जब मैं यश जियांगहू में सफर करता हूं, तो मैं अपने हाथ में मौजूद तलवार पर भरोसा करता हूं। ड्यूक या मार्विस का कोई भी पद बस कुछ समय के लिए है। अगर कोई ड्यूक या मार्विस का खिताब लेकर मेरे यश होने का दावा करता है, तो वह पक्का एक ढोंगी है और मैं आप सबसे मिलकर उसे मारने की गुजारिश करता हूं। कृपया अपने खाने और ड्रिंक्स का मजा लें। आज मैं यश सभी को ट्रीट दे रहा हूं। यश के अपनी बात खत्म करने के बाद वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स ने आखिरकार रिएक्ट किया और जोर से जयकारे लगाने लगे। बहुत बढ़िया, मार्विस ऑफ मार्शल पीस, बहुत बढ़िया। ये हम मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच का एक सच्चा हीरो है। बहुत अच्छे। कुछ और दुआ सलाम के बाद यश की नजरें डे पास के कमांडर ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह की तरफ मुड़ गईं। कमांडर जोरावर, क्या मैं कुछ देर के लिए आपकी कीमती जगह उधार ले सकता हूं? मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है, मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। आइए चलिए। उसने ढोंगी को, जो दहशत से भरा हुआ था, एक छोटे से चूजे की तरह उठाया और डे पास के कई जनरलों से घिरा हुआ मिलिट्री कैंप की तरफ चल पड़ा। जहां तक ढोंगी द्वारा लाए गए दर्जन भर गार्ड्स की बात है, उन्हें इन मिलिट्री जनरलों के पर्सनल गार्ड्स ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। कमांडर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप किसी से ढोंगी के गार्ड से अलग से पूछताछ करवाएं ताकि यह पता चल सके कि वे ढोंगी के साथ कहां कहां गए थे और उन्होंने क्या किया था। मिलिट्री कैंप पहुंचने पर यश ने ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह के साथ कोई औपचारिकता नहीं निभाई और सीधे अपना इरादा बता दिया। थोड़ा रुकने के बाद ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह ने यश को अंगूठा दिखाया। बहुत बढ़िया, मार्विस ऑफ मार्शल पीस सच में अपने नाम के लायक हैं। इस तरह इस ढोंगी द्वारा किए गए बुरे काम छिप नहीं पाएंगे। जल्द ही ड्यूक ऑफ मिंग जोरावर सिंह ने ढोंगी से पूछताछ करने के लिए यश के लिए एक अलग मिलिट्री टेंट का भी इंतजाम कर दिया। तुमने क्या किया है? क्या तुम खुद मुझे बताओगे या मुझे सच उगलवाने के लिए टॉर्चर का सहारा लेना पड़ेगा? यश ने अभी अभी जो कुछ भी किया था, वह सब ढोंगी के सामने तय किया गया था। ढोंगी शुरू में सोच रहा था कि वह क्या जवाब देगा, लेकिन यश के ये कहने के बाद वह पूरी तरह से टूट गया। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको खुद बताऊंगा। मैं वे सब कबूल कर लूंगा जो मैंने किया है। ढोंगी ने कहा। बोलो, मेरे नाम का इस्तेमाल करके तुमने क्या बुरे काम किए हैं? बोलने में जल्दबाजी मत करना, सोच समझकर बोलना। अगर तुम्हारे गार्ड्स के बयानों से मिलान करने पर कुछ भी छूट गया, तो मैं तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा काट लूंगा। मैं ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। ये नाचीज कुछ भी छिपाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। मैं विशाल ब्लैक वाटर किंगडम में एक बार मार्विस ऑफ मार्शल पीस से मिला था। उस समय एक दोस्त ने मजाक में कहा था कि मेरी शक्ल थोड़ी थोड़ी मार्विस ऑफ मार्शल पीस से मिलती है। बाद में मेरे मन में उनका रूप धरने का विचार आया। हालांकि अगर आप मुझे 10 गुना हिम्मत भी दे दें, तब भी मैं रॉयल सिटी के बहुत करीब किसी का रूप धरने की हिम्मत नहीं करूंगा। इसलिए मैं इस बॉर्डर वाले इलाके में आया। डे पास मेरा दूसरा पड़ाव है। दूसरा पड़ाव। यश के चेहरे पर शक के भाव आ गए। हाँ, किसे पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी कि अपने दूसरे ही पड़ाव पर मेरी मुलाकात इमोर्टल मास्टर से हो जाएगी। विशाल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, पहला पड़ाव यहाँ से 1500 ली दूर युवांजोऊ सिटी में था। मैं युवांजोऊ के गवर्नर से मिला और मुझे कुछ छोटे मोटे तोहफे मिले। हजारों सोने के तोले और 100 लो ग्रेट स्पिरिट क्रिस्टल्स, सब मेरी स्टोरेज रिंग में हैं। बस इतना ही। मैं मार्विस ऑफ मार्शल पीस से विनती करता हूं कि वे बड़े दिल वाले बने और मुझे इस बार बख्श दें। विशाल ने संघर्ष करते हुए यश के सामने सिर झुकाया। बस इतना ही, सच में बस इतना ही। अगर यह नाचीज एक भी झूठा शब्द बोलता है, तो मुझ पर बिजली गिर जाए। हम्फ, अभी भी चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो? तो मुझे बताओ, तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके मिलिट्री कैंप में दाखिल होकर मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप क्यों देखना चाहते थे? बोलो, क्या तुम स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर द्वारा भेजे गए कोई जासूस हो? यश की तीखी डांट से विशाल बुरी तरह डर गया। इसी समय एक जनरल दरवाजा खटखटाकर अंदर आया और विशाल के अटेंडेंस के बयान ले आया। यश ने उन्हें पढ़ा। मामला सच में वैसा ही था जैसा विशाल ने बताया था। डे पास दूसरा पड़ाव था और उसने हद से बाहर कुछ भी नहीं किया था। हालांकि यश की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। कमीने, तुम्हारी मेरी इज्जत खराब करने की हिम्मत कैसे हुई?
बयान में मौजूद एक छोटी सी बात ने यश को आग बबूला कर दिया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी लंबी तलवार एक बार फिर म्यान से बाहर आ गई, विशाल को काटने के लिए तैयार। विशाल भी एक समझदार आदमी था और तुरंत समझ गया कि यश को गुस्सा क्यों आया। उसने जल्दी से सिर झुकाने की कोशिश की। मार्विस, मेरी जान बख्श दीजिए। वह नौकरानी युवांजों के गवर्नर ने भिजवाई थी। ये नाचीज बस उनके साथ हो लिया। बोलो, मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप देखने के लिए मिलिट्री कैंप में घुसपैठ करने का तुम्हारा असली इरादा क्या था? अगर तुमने ईमानदारी से कबूल नहीं किया तो मैं उन सैनिकों को तुम्हारी खातिरदारी के लिए बुला लूंगा। ड्यूक ऑफ मिंग, कृपया। नहीं, 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 ये नाचीज सब कबूल कर लेगा। लगभग आधे घंटे बाद यश के हाथ में एक पुराना और थोड़ा फटा हुआ नक्शा था। नक्शे में धुंधले पहाड़ और नदियां दिखाई दे रही थीं, जिसमें एक बड़े से पहाड़ पर एक लाल बिंदु बना हुआ था। विशाल के मुताबिक यह एक ट्रेजर मैप था और जिस नायाब खजाने की उसने बात की थी वह इसी ट्रेजर मैप के बारे में था। और उसके यश का रूप धरने की सबसे बड़ी वजह यही ट्रेजर मैप था। विशाल को ये ट्रेजर मैप कुछ साल पहले एक पुराने घर की तलाशी के दौरान मिला था। ये ट्रेजर मैप मिलने के बाद से विशाल इस पर बने खजाने को ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन कई सालों तक ढूंढने के बाद उसे कुछ संदिग्ध जगहें मिली थीं, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं थी, जिससे विशाल बहुत निराश हो गया था। बाद में उसने कभी कभार सुना कि मिलिट्री के पास इलाके के बहुत सटीक स्पिरिट मैप्स होते हैं, और विशाल उन तक पहुंचने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां तक कि कमांडिंग जनरल्स भी मिलिट्री के इलाके के स्पिरिट मैप का सिर्फ एक हिस्सा ही देख सकते थे, उसके जैसे छोटे आदमी की तो बात ही छोड़िए। बाद में विशाल के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि उसकी शक्ल मार्विस ऑफ मार्शल पीस, यश से मिलती है, और उसने भेष बदलने के बारे में सोचा। युवांजोऊ का गवर्नर विशाल के लिए सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या उसका भेष बदलना काम कर सकता है। युवांजोऊ के गवर्नर के साथ सफल होने के बाद विशाल सीधे डे पास गया, क्योंकि विशाल ने सुना था कि डे पास का बॉर्डर मिलिट्री कैंप उन कुछ चुनिंदा जगहों में से एक था जहां मिलिट्री के इलाके का पूरा स्पिरिट मैप मौजूद था। फिर उसे यश ने पकड़ लिया। ये कहना पड़ेगा कि विशाल की तलाश की दिशा सही थी। यश ने अपना खुद का मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप निकाला और उनकी तुलना की, और तुरंत 2 या 3 मिलती जुलती जगहें ढूंढ लीं। लेकिन उन्हें पक्का करने के लिए ध्यान से तुलना करने की जरूरत थी। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, मैं सच में सिर्फ खजाना ढूंढ रहा था और मेरा कोई और इरादा बिल्कुल नहीं था। मैं मार्विस ऑफ मार्शल पीस से विनती करता हूं कि मुझे इस बार बख्श दें, मैं फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। विशाल ने गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगी। यश, हालांकि, थोड़ा उलझन में था कि उसके साथ क्या किया जाए। अगर मार्विस ऑफ मार्शल पीस को फैसला लेने में मुश्किल हो रही है तो इस बूढ़े आदमी को उन्हें संभालने दें। उनके मार्शल आर्ट्स के साथ मिलिट्री में मजदूरों के तौर पर काम करना सबसे सही रहेगा। बहुत बढ़िया। जैसे ही यश ने हाँ कहा, विशाल की चीखें गूंज उठीं। ये यश था जिसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके विशाल के चेहरे पर 2 गहरे, हड्डियों तक दिखने वाले घाव कर दिए थे, जिससे वह तुरंत खून से लथपथ हो गया। इस पर खुद ही कुछ नमक रगड़ लो। तुम समझ रहे हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? यश ने ठंडी आवाज में कहा। समझ गया, ये नाचीज समझ गया। मार्विस ऑफ मार्शल पीस ने इस नाचीज का चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि मैं अब कभी मार्विस का भेष न धर सकूं। अच्छा है कि तुम समझ गए। इस मामले से निपटने के बाद यश जाने ही वाला था, लेकिन उसे डे पास के कमांडर ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह ने रोक लिया। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, आज जो हुआ उसके लिए यह बूढ़ा आदमी सच में शर्मिंदा है। कमांडर जोरावर और मैं बहुत कम मिलते हैं, इसलिए धोखा खाना तो लाजमी है। यश ने कहा। नहीं, ये बूढ़ा आदमी जनरल कुणाल द्वारा आज उस ढोंगी को एक काम सौंपने की बात कर रहा है। ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह शर्मिंदा दिख रहे थे। असल में मिलिट्री में तोहफे देना और काम निकलवाना आम बात थी। लेकिन ये तोहफा एक ढोंगी को दिया गया था और असली यश ने उसे मौके पर ही बेनकाब कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। जहां तक उस तोहफे की बात है जो जनरल कुणाल ने ढोंगी को दिया था, वह यश द्वारा पहले ही वापस कर दिया गया था। कमांडर जोरावर, मैं यश कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो दुनियादारी की बातों से अनजान हो। मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और हमदर्दी रखता हूं। अगर मैं यश उस जगह पर होता तो मैं भी ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करता। सालों अलग रहने के बाद कौन अपने माता पिता और बच्चों से नहीं मिलना चाहेगा। यश ने ये बातें बहुत ही ईमानदारी के साथ कहीं, जिससे जोरावर सिंह बहुत प्रभावित हुए। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, क्या महान सोच है। चूंकि मार्विस ऑफ मार्शल पीस इतने महान हैं, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो इस बूढ़े आदमी को कहनी ही होंगी, भले ही इसमें बेइज्जती हो। कमांडर जोरावर, कृपया कहिए। मार्विस ऑफ मार्शल पीस, ऐसा नहीं है कि यह बूढ़ा आदमी इन बॉर्डर जनरलों की तरफ से शिकायत कर रहा है। सच कहूं तो डे पास जंग के दौरान होने वाली लड़ाई को छोड़कर काफी समृद्ध है। ब्लैक वाटर रॉयल सिटी में मिलने वाली हर चीज यहां भी मौजूद है।
लेकिन ये लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खासकर चूंकि हम लगातार जंग में अपनी जान दांव पर लगाते हैं, तो हमें अपने प्यारों की बहुत याद आती है। हमारे परिवार आना तो चाहते हैं, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है। कई लोग तो 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक यहीं रुक जाते हैं। बेटों का अपने माता पिता को न पहचान पाने की बात तो छोड़िए, काश ये बुरा आदमी कुछ शर्मनाक बात कहेगा। डे पास के जनरलों ने अनगिनत बार धोखा खाया है। आपको नहीं पता, मिलिट्री में कुछ लोग तो हमारे डे पास को कुकल्ड पास, धोखा खाने वालों का पास भी कहते हैं। ये सुनकर यश का चेहरा गंभीर हो गया। ये बूढ़ा आदमी अब बेशर्मी से बस मार्विस ऑफ मार्शल पीस से यही मांगता है कि वे हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस से कुछ अच्छे शब्द कहें। ट्रांसफर की तो बात ही छोड़िए, कम से कम जनरलों के लिए एक रोटेशन सिस्टम तो लागू कर ही दीजिए। हम हर साल रोटेशन नहीं मांग रहे हैं, हर 2 या 3 साल में भी चलेगा। ये कहते हुए ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह ने सच में यश को एक स्टोरेज रिंग थमा दी। ये जनरलों की तरफ से आभार का एक छोटा सा तोहफा है। कृपया इसे स्वीकार करें, मार्विस ऑफ मार्शल पीस। यश अचानक खड़ा हो गया। कमांडर जोरावर, इसका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैं, यश, इतना बुरे दिल वाला और अनैतिक इंसान हूं? अगर आप इस मामले का जिक्र नहीं भी करते, तब भी मैं इसके बारे में बात करता। सैनिक इतनी तकलीफें सहकर बॉर्डर की रखवाली करते हैं, हम उन्हें खून पसीना बहाने के बाद फिर से आंसू कैसे बहाने दे सकते हैं? कमांडर जोरावर, मैं अभी एक टेलिस्मैन मैसेज लिखूंगा और उसे हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को भेज दूंगा। मुझे यकीन है कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस इसे जल्द से जल्द संभाल लेंगे। ये कहते हुए यश ने ड्यूक ऑफ मिंग के सामने एक टेलिस्मैन मैसेज लिखा। कुछ ही समय में एक टेलिस्मैन मैसेज आसमान में उड़ गया, जो सीधे ब्लैक वाटर रॉयल सिटी की तरफ जा रहा था। शुक्रिया, मार्विस ऑफ मार्शल पीस। ये बुरा आदमी डे पास के हजारों जनरलों की तरफ से मार्विस ऑफ मार्शल पीस का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन यह आभार का छोटा सा तोहफा, कृपया। ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह ने एक बार फिर स्टोरेज रिंग आगे बढ़ा दी। कमांडर जोरावर, आपकी नज़रों में, क्या मैं, यश, इतना घटिया हूं? मेरे, यश, अंदर भी गर्म खून दौड़ता है। यह इस बूढ़े आदमी की गलती थी, यह इस बूढ़े आदमी की गलती थी। जोरावर सिंह ने बार बार माफी मांगी। उस दिन यश ने ड्यूक ऑफ मिंग, जोरावर सिंह के दावत के न्योते को ठुकरा दिया और ज्यादा एक्सपोजर और जानकारी के लीक होने से बचने के लिए उसी रात डे पास से निकल गया। रास्ते में यश ने इस ट्रेजर मैप को स्टडी किया। पीएस, मेरी पत्नी हमारी बेटी के साथ एम्यूजमेंट पार्क में है। ओल्ड पिक कार में लैपटॉप पर यह टाइप कर रहा है। यहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन यह इसके लायक है। हमारी बेटी बहुत खुश है। जानवर की खाल वाले उस ट्रेजर मैप के किनारे भूरे काले हो चुके थे, जिससे पता चलता था कि यह काफी पुराना है। इसे खोलने पर यह लगभग 3 फीट चौकोर था, जिस पर पहाड़, नदियां और जंगल साफ साफ बने हुए थे। एक बड़े से पहाड़ के अंदर एक छोटा लाल बिंदु बहुत साफ दिख रहा था, जो खजाने की जगह को बता रहा था। लेकिन नक्शे पर पहाड़ों के आकार बहुत साफ नहीं थे और कोई लिखा हुआ इशारा भी नहीं था, जिससे इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक नदी जो पूरे नक्शे को पार करती थी और कई बड़े पहाड़ों से होकर बहती थी, वह बहुत साफ थी और एक पहचान का काम कर सकती थी। यश की जानकारी के मुताबिक ब्लैक ड्रैगन डोमेन के अंदर ऐसी नदियां जो कई बड़े पहाड़ों से होकर बहती हों और लगातार चलती रहें, बहुत आम नहीं थीं। ब्लैक ड्रैगन डोमेन में सिर्फ ब्लैक वाटर, सोआरिंग ड्रैगन रिवर और फोहोंग रिवर ही इस बात से मेल खाती थीं। लेकिन इन 3 बड़ी नदियों में से सबसे छोटी, ब्लैक वाटर, भी 1,80,000 ली लंबी थी, जो 2 राज्यों में फैली हुई थी, जिससे सटीक जगह का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी उस बड़े पहाड़ के पास नक्शे पर वह बड़ी नदी बहुत ही बारीकी से 4 छोटी नदियों में बढ़ गई थी, जिनमें से एक आड़ी बहती थी, जो कि एक बहुत ही अलग खूबी थी। यश ने इसे एक अलग खूबी के रूप में इस्तेमाल किया और मिलिट्री के इलाके के स्पिरिट मैप से बहुत बारीकी से इसकी तुलना की। लेकिन मिलिट्री के इलाके के स्पिरिट मैप होने के बावजूद इन 4 छोटी नदियों की खूबियों को ढूंढना बेहद मुश्किल था। और कुछ नहीं, मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप बहुत ही विशाल था, एक एक करके उनकी तुलना करना एक बहुत बड़ा काम होता। लेकिन विशाल के मुकाबले, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, यश कुछ समय बिताकर आखिर में इसे ढूंढने में कामयाब हो जाएगा। आखिरकार यश ने 2 बहुत मिलती जुलती जगहों का पता लगा लिया। एक ग्वान किंगडम के पश्चिमी हिस्से में एंताई माउंटेन के अंदर फोहोंग रिवर के बीच में थी। वहां फोहोंग रिवर 4 छोटी नदियों में बढ़ जाती थी, जिनमें से एक आड़ी बहती थी और बाकी छोटे मोटे निशान भी बहुत मिलते जुलते थे। दूसरी जगह इल्यूसरी गॉड एम्पायर के अंदर येलम माउंटेन में सोआरिंग ड्रैगन रिवर के बिल्कुल आखिर में थी। वहां भी सोआरिंग ड्रैगन रिवर की 4 छोटी नदियां थीं, हालांकि छोटे मोटे निशान एंताई माउंटेन वालों से थोड़े अलग थे। लेकिन चूंकि यह ट्रेजर मैप हाथ से बना हुआ था, इसलिए कुछ फर्क होना पूरी तरह से आम बात थी। इस सफर के लिए यश का मुख्य मकसद स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में जल्दी ब्रेक थ्रू करने का मौका ढूंढना था।
इसके अलावा क्योंकि ब्लैक वाटर किंगडम अगले 1 से 2 सालों तक अपनी ताकत वापस पाएगा और जानबूझकर जंग नहीं छेड़ेगा, यश के पास काफी समय था। और तो और नक्शे के हिसाब से खजाने की दोनों मुमकिन जगहें, वे बड़े पहाड़ कमोबेश उसके रास्ते में ही थे। अगर कोई भटकाव भी होता तो वह बहुत दूर नहीं था। अगर यश इल्यूसरी गॉड एम्पायर पहुंचना चाहता था तो उसे स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर से अपना रास्ता बदलना होगा, ग्वान किंगडम को पार करना होगा और तभी वह पहुंच पाएगा। खजाने की पहली मुमकिन जगह अंताई माउंटेन असल में एक छोटा सा चक्कर ही था। इतनी दूर अकेले सफर करना बोरिंग है, खजाना ढूंढने के लिए एक ट्रेजर मैप के साथ ये कुछ बोरियत भी दूर कर सकता है। यही सोचकर यश ग्वान किंगडम की तरफ अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ा। लेकिन यश ने अकेले सफर करने की मुश्किल को कम आंका। हाथ में मिलिट्री के इलाके का स्पिरिट मैप होने के बावजूद वह अक्सर रास्ता भटक जाता था और गलत मोड़ ले लेता था। यहाँ तक कि उसका घोड़ा गोस्ट आइड जेडलान भी एक गलत मोड़ लेने की वजह से याओ बीस्ट्स के घेरे में फंस गया और याओ बीस्ट्स द्वारा मारा गया। आखिर में यश को बाहर निकलने के लिए क्लाउड विंग टाइगर का सहारा लेना पड़ा। लिटिल कैट की सवारी करने के बावजूद यश ऊंचाई पर उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ऊंचाई पर मौजूद याओ बीस्ट्स और भी खूंखार थे। खासकर जब यश ने 100 से ज्यादा अर्थ रैंक लो ग्रेड उड़ने वाले याओ बीस्ट्स गोल्डन लाइट गीज की ताकत देखी जो तेजी से गुजर रहे थे, तो वह इतना डर गया कि अब वह खुलेआम आसमान में क्लाउड विंग टाइगर पर उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर यश ने तेजी से रिएक्ट न किया होता और लिटिल कैट के साथ परफेक्ट तालमेल में न होता और क्लाउड विंग टाइगर को सीधे जमीन पर उतरने का आदेश न दिया होता, तो शायद वह बड़े तूफानों में नहीं मरता, लेकिन उड़ने वाले याओ बीस्ट्स के झुंड द्वारा मारा जाता। सेक्ट लीडर के जानबूझकर दिए गए निर्देश बिना किसी वजह के नहीं थे। खुद से सफर करने के 5 दिन बाद और 3000 ली से ज्यादा गलत रास्ते पर चलने के बाद यश के पास स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के एक सिटी पोर्ट की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था ताकि वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा धीमा था, लेकिन कम से कम इसमें रास्ता भटकने का डर नहीं था और यह बहुत थका देने वाला भी नहीं था। यश ब्लैक ड्रैगन डोमेन के बाहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाकिफ नहीं था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन डोमेन के अंदर 3 तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे। एक तरह का सी बीस्ट शिप था जो पानी में मौजूद याओ बीस्ट्स को नजरअंदाज करते हुए पानी में सुरक्षित सफर कर सकता था। इस दुनिया में याओ बीस्ट्स के पनपने की सिर्फ 2 ही जगहें थीं, गहरे पहाड़ और पुराने जंगल, और नदियां, झीलें और समुद्र। नदियां, झीलें और समुद्र जितने बड़े होते उनमें उतने ही ज्यादा ताकतवर याओ बीस्ट्स पनपते। लेकिन पानी में रहने वाले याओ बीस्ट्स बहुत आम नहीं थे। पहला, क्योंकि नदियां, झीलें और समुद्र बहुत बड़े थे और जीवन से भरे हुए थे, इसलिए उनके अंदर रहने वाले याओ बीस्ट्स को कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी। दूसरा, कई पानी वाले याओ बीस्ट्स पानी छोड़ने में असमर्थ थे या वे पानी छोड़ना नहीं चाहते थे। पानी वाले याओ बीस्ट्स का जमीन पर न आने का मतलब यह नहीं था कि वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी पानी वाले इलाके से गुजरता तो पानी वाले याओ बीस्ट्स उस पर बेरहमी से हमला करते। आमतौर पर पानी वाले याओ बीस्ट्स जंगली याओ बीस्ट्स से ज्यादा खूंखार होते थे। मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच तो एक कहावत भी थी, पानी में आधा कदम रखने से बेहतर है 10 पहाड़ों में चले जाओ। लेकिन इंसानी दिमाग की कोई सीमा नहीं है। ताकतवर लोगों ने विशाल समुद्री याओ बीस्ट्स का शिकार किया और उनकी हड्डियों का इस्तेमाल समुद्री जहाज बनाने में किया। भले ही वे विशाल याओ बीस्ट्स मर चुके थे, लेकिन उनकी जानवरों वाली हड्डियां अभी भी बहुत ज्यादा दबाव डालती थीं, जिससे पानी वाले याओ बीस्ट्स उनके पास भी नहीं फटक सकते थे और इस तरह सुरक्षा पक्की हो जाती थी। इसके अलावा पानी वाले याओ बीस्ट्स की हड्डियों का पानी वाले एलिमेंट की स्पिरिचुअल पावर के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। जब कोई माहिर फॉर्मेशन मास्टर उन पर कुछ फॉर्मेशन को रिफाइन करता तो उनके चलने की स्पीड भी हैरान करने वाली होती थी। यही सी बीस्ट शिप की शुरुआत थी जो पानी वाले याओ बीस्ट्स को नजरअंदाज कर सकता था और यश इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाला था। असल में सी बीस्ट शिप्स के मुकाबले जमीन पर चलने वाले याओ बीस्ट की उड़ने वाली गाड़ियां और हवाई शुतुरमुर्ग ज्यादा तेज और आरामदायक थे, लेकिन यश के लिए दोनों में से कोई भी सही नहीं था। और कुछ नहीं, यश के साथ लिटिल कैट भी था। चाहे वह उड़ने वाली गाड़ियों को खींचने वाले याओ बीस्ट्स हों या हवाई शुतुरमुर्ग, उनका रैंक लिटिल कैट की तुलना में काफी कम था। अगर लिटिल कैट उनके पास आ जाता तो वे याओ बीस्ट्स तुरंत कमजोर पड़ जाते। यश सिर्फ सी बीस्ट शिप ही चुन सकता था। सी बीस्ट शिप्स के भी कई रैंक होते थे। जिस पर यश सवार हुआ वह पक्के तौर पर सबसे तेज और सबसे बेहतरीन सी बीस्ट शिप था। वास्ट सी शिप एक हेवन ग्रेड का सी बीस्ट शिप था। कहा जाता है कि वास्ट सी शिप बनाने में जिन जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था वे 500 मीटर से भी लंबे एक आइस फ्लेम सी हॉर्स किंग की थी, और इसका रैंक खतरनाक हेवन रैंक तक पहुंच गया था। एक हेवन रैंक के पानी वाले जानवर की हड्डियों से बना सी बीस्ट शिप नदियों, झीलों और पानी की 3 बड़ी जगहों को पार कर सकता था। यहाँ तक कि समुद्र में भी, जब तक वह गहरे समुद्र में न जाए, ये बहुत सुरक्षित था। इसके अलावा इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी, जो सच में एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के उड़ने की स्पीड के बराबर थी।
फुल स्पीड में यह 1 घंटे में 500 ली का सफर तय कर सकता था। जलमार्ग की क्वालिटी के आधार पर एक दिन और एक रात में 5000 ली का सफर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शायद मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत कम होने की वजह से आजकल हेवन रैंक के समुद्री जानवरों का शिकार करने वाले एक्सपर्ट्स लगभग न के बराबर हैं। उदाहरण के लिए, ये हेवन ग्रेड वास्ट सी शिप 100 साल से भी पहले बनाया गया था। हाल ही की सदियों में लगभग कोई भी नया हेवन ग्रेड सी बीस्ट शिप नहीं उतारा गया है। जाहिर है, वास्ट सी शिप जैसे हेवन ग्रेड सी बीस्ट शिप पर सफर करना बहुत महंगा था। वन वे टिकट की कीमत 5000 सोने के तोले थी, जो एक छोटे परिवार की पूरी दौलत के बराबर थी। आम लोग इसका खर्च बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। जाहिर है, यश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मास्टर जतिन, आपका कमरा नंबर 5वीं मंजिल पर डी टाइप है। मास्टर जतिन, चूंकि वास्ट सी शिप ज्यादातर सामान ढोने के लिए है, इसलिए पहली, दूसरी और तीसरी मंजिलें सामान लादने के लिए हैं और वहां मेहमानों का जाना मना है। तीसरी मंजिल के ऊपर मास्टर जतिन जहां चाहे जाने के लिए आज़ाद हैं। इसके अलावा मास्टर जतिन की सेवा के लिए कमरे में एक खास नौकरानी का इंतजाम किया गया है। मास्टर जतिन की जो भी ज़रूरतें होंगी वह उन्हें पूरा कर सकती है। अगर मास्टर जतिन खुश नहीं है तो यह नाचीज मास्टर जतिन के लिए किसी और का इंतजाम कर सकता है, और मैं पक्का करूंगा कि मास्टर जतिन खुश रहें। जैसे ही यश जहाज पर चढ़ा, एक स्टीवर्ड उसे ले गया और वास्ट सी शिप की कुछ सावधानियों के बारे में बताने लगा। यश को मास्टर जतिन क्यों कहा जा रहा था, ये सफर के लिए उसका दूसरा नाम था, जतिन यश। यश, जतिन यश, बहुत ही आसान और सुविधाजनक। ये कहना पड़ेगा, 5000 सोने के तोले बहुत ही सही जगह खर्च हुए थे। वास्ट सी शिप के केबिन सच में लग्जरी की मिसाल थे। कीमती और मुलायम याओ बीस्ट के फर, रंग बिरंगे चमकते पत्थरों की रोशनी जिसमें जरा सा भी धुआं नहीं था। अंदर दाखिल होते ही एक युवा खूबसूरत नौकरानी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसे मास्टर कहकर पुकारने लगी। अपना सिर उठाओ, मास्टर जतिन, क्या आप इस नौकरानी से खुश हैं? अगर नहीं, तो यह नाचीज इसे आपके लिए अभी बदल देगा। स्टीवर्ड ने चापलूसी करते हुए कहा, जबकि नौकरानी ने जवाब में अपना सिर उठाया। ये ठीक है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जब तक कोई ज़रूरी काम न हो मुझे परेशान मत करना। मैं कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। स्टीवर्ड का चापलूसी भरा चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर सोने के 10 तोले का एक टुकड़ा उड़कर उसके हाथ में आ गया और वह तुरंत खुशी से झूम उठा और वहां से चला गया। तुम भी जा सकती हो। दिन में 3 बार खाने के अलावा, जब तक मैं तुम्हें न बुलाऊं, मुझे परेशान मत करना। यश ने यह बात उस नौकरानी से कही। स्टीवर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि यश इस नौकरानी के साथ जो चाहे कर सकता है, लेकिन यश को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यश के हुक्म पर खूबसूरत नौकरानी के चेहरे के भाव एक पल के लिए जम गए। यश के न टालने वाले लहजे की वजह से वह थोड़ी निराशा के साथ कमरे से बाहर चली गई। एक युवा अमीर मेहमान से मिलना आसान नहीं था, फिर भी वह बिल्कुल नहीं पिघला। आधे दिन रुकने के बाद वास्ट सी शिप चल पड़ा। इसकी स्पीड सच में हैरान करने वाली थी, फिर भी ये बहुत ही स्थिर था, जिससे अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहे यश को जरा सी भी कंपन महसूस नहीं हुई। क्योंकि वह स्पिरिचुअल पावर का बीज नहीं बना सकता था, इसलिए यश का 5 रिवॉल्यूशंस युआन नर्चरिंग आर्ट पहले ही अपने पीक पर पहुंच चुका था। यश हर दिन सिर्फ स्पिरिचुअल पावर का बीज बनाने की तैयारी में अपनी स्पिरिचुअल पावर को निखारने का काम करता था। अगर उसे स्पिरिट नर्चरिंग पिल या ज़ैड स्पिरिट ग्रास नहीं मिलती और इस वजह से वह पहले से स्पिरिचुअल पावर का बीज नहीं बना पाता, तो इंस्ट्रक्टर राघव का स्पिरिचुअल पावर को निखार कर स्पिरिचुअल पावर का बीज बनाने के लिए 5 साल तक कड़ी मेहनत करने वाला तरीका ही यश का इकलौता विकल्प होता। समय उड़ता गया और वास्ट सी शिप भी पानी पर तेजी से दौड़ता रहा। पलक झपकते ही वास्ट सी शिप फोहोंग रिवर पर 6 या 7 दिनों से सफर कर रहा था और 30 से 40 हजार ली की दूरी तय कर चुका था। हालांकि यह अभी भी स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर के अंदर ही था। स्टीवर्ड के मुताबिक लगभग 3 और दिनों में वे स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर को छोड़ देंगे और ग्वान किंगडम में दाखिल हो जाएंगे। ग्वान किंगडम के अंदर लगभग 10 दिनों तक पानी के रास्ते सफर करने के बाद वे एंताई माउंटेन के पास पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में यश ने जिक्र किया था। डेक पर थोड़ी खुली हवा खाने और नदी की हवा महसूस करने के बाद यश कल्टीवेट करना जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस जाने ही वाला था। जैसे ही वह मुड़ा, वर्ल्ड रेल्म से अचानक एक अविश्वसनीय रूप से तेज ऑरा बाहर निकली, जिससे यश के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। यश तुरंत अलर्ट हो गया, उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह चमकते हुए अपनी तलवार की मूठ पर गया और यश की आंखों में एक बार फिर से सदमे की झलक दिखाई दी। बज़, यश के शरीर के अंदर पहला स्वॉर्ड मेरिडियन, जिसने आधी डिवाइन एबिलिटी बना ली थी, वह अनजाने में जोर जोर से धड़कने लगा। यश बहुत घबरा गया था, उसने अभी अभी स्वॉर्ड मेरिडियन डिवाइन एबिलिटी को चालू नहीं किया था।